हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 141 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 141। ये कहती है आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। यहां पर यह बता दिया गया है कि यदि आदेश अंतिम कर दिया जाता है, कौन सा वाला आदेश, जो सीआरपीसी की धारा 136 या सीआरपीसी की धारा 138 के अंतर्गत दिया जाता है। सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत आदेश किया जाता है। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 136 या सीआरपीसी की धारा 138 के अंतर्गत उसको अंतिम आदेश कर दिया जाता है। सीआरपीसी की धारा 133 यानी 133 के अंतर्गत कौन सा आदेश दिया जाता है? सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत जो है न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश दिया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई बाधा कारित कर दी है, उस बाधा के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। कोई पेड़ है, कोई मकान है ऐसा जो गिरने योग्य है और जिसके गिरने से कोई मर सकता है, किसी की संपत्ति को हानि हो सकती है, यानी कि जन और धन दोनों की हानि होने की जिसमें संभावना हो, ऐसा कोई कार्य हो, या कोई बाधा के कारण पब्लिक को परेशानी हो रही हो, तब ऐसे समय में उस बाधा को हटाने के लिए, उस पेड़ को गिरा देने के लिए, उस जर्जर मकान को गिरा देने के लिए कोई आदेश सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। उस आदेश को सीआरपीसी की धारा 138 या सीआरपीसी की धारा 136 के अंतर्गत अंतिम आदेश भी कर दिया जाता है। अब यदि कोई ऐसा आदेश है जो अंतिम कर दिया गया है, उस आदेश को पालन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो सीआरपीसी की धारा 141 में बताई गई है। तो सीआरपीसी की धारा 141 कहती है आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा करने पर परिणाम। यानी कि कोई यदि उसकी अवज्ञा करता है, कोई उसका पालन नहीं करता है, उस आदेश का, उस अंतिम आदेश का पालन यदि कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके लिए उसके परिणाम क्या होंगे, इसके संबंध में सीआरपीसी की धारा 141 में बता दिया गया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट में इसको समझाया गया है। पहले पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट कौन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार वगैरह, तो तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वह आदेश अंतिम कर दिया गया है उसकी सूचना देगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे। कितने समय के अंदर करे? जितना सूचना में नियत किया गया हो। यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो अंतिम आदेश कर दिया गया है वह आदेश जो है इतने समय के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। कितने समय के अंदर? जितना के आदेश में वर्णित किया गया है, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 15 दिन, 7 दिन, जो भी बता दिया गया है। अब कोई पेड़ है, कोई पेड़ गिरने की संभावना है, तो उसके लिए जो है मजिस्ट्रेट ये थोड़ी कहेगा कि 6 महीने के अंदर अंदर इस पेड़ को गिरा लेना। अरे 6 महीने में तो खुद ही गिर जाएगा। तो ऐसे समय में मजिस्ट्रेट अपने विवेक के अनुसार उतने समय में जो है कार्य को करने का आदेश देगा जितना कि वह उचित समझता है, उतना वह आदेश उस प्रकार से देगा। तो उतने समय में जितना सूचना में नियत किया जाएगा और उसे इत्तला देगा कि यदि वह अवज्ञा करे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में उपबंधित शास्ति का भागी होगा। यानी कि यदि वह ऐसे आदेश की अवज्ञा करता है, वो ध्यान ही नहीं देता है कि मजिस्ट्रेट ने कोई आदेश दिया, तो अब ऐसे समय में वह जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड का भागी होगा। 188 में क्या है? 188 में बताया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 है, यानी कि आईपीसी की। तो आईपीसी की धारा 188 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन करता है तब ऐसे समय में उसको 1 माह तक की सजा या जो है 200 रुपये तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। यदि ऐसा आदेश
यदि ऐसे आदेश का उल्लंघन किया गया है जिसमें जान माल का खतरा हो, तब सजा जो है 6 माह तक की और जुर्माना जो है 1000 रुपये तक का उसको हो सकता है, या फिर उसको दोनों भी हो सकते हैं, यानी 6 माह तक की सजा भी हो सकती है और 1000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत। तो यदि कोई व्यक्ति अवज्ञा करेगा, यदि कोई आदेश का पालन नहीं करेगा, तो उसको आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा, तो उस दंड का भागी होगा। ये कहता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है। मान लेते हैं कि किसी को आदेश किया गया है कि भैया तुम ये मकान तुम्हारा जर्जर हो रहा है, गिरने वाला है और इसके गिरने से किसी के मरने के चांस हैं, तो आप इस मकान को खुद ही गिरा लो और ये मकान जो है आप 7 दिन की अवधि में गिरा लो। लेकिन वह व्यक्ति 7 दिन की अवधि में उस मकान को नहीं गिराता है, तब ऐसे समय में मजिस्ट्रेट उस मकान को गिराने की कार्यवाही खुद कर सकता है। तो ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में कि तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके किए जाने के जितने भी खर्चे हैं, तो खर्चों में किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति द्वारा, जंगम संपत्ति यानी कि चल संपत्ति, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, ये जो भी है ये चल संपत्ति में आते हैं। तो या तो उसकी वसूली, यानी कि यदि मजिस्ट्रेट ने कोई कार्य करवा लिया है तब ऐसे समय में, मतलब किसी व्यक्ति को 7 दिन की अवधि दी गई थी, 7 दिन में उसने तो काम नहीं करवाया, तो मजिस्ट्रेट ने वो फिर काम करवाया। तो मजिस्ट्रेट ने यदि ऐसा कार्य करवाया है, किसी बाधा को हटवाया है, तो बाधा को हटवाए जाने का जो चार्ज है, जो खर्चा है, उस खर्चे की वसूली उस व्यक्ति से की जाएगी जिसको आदेश किया गया था और उसने नहीं हटाया। तो अब वो खर्चे की वसूली कैसे करेंगे? उसकी चल संपत्ति से या उसकी अचल संपत्ति से उसकी वसूली की जा सकती है। जंगम संपत्ति मतलब के चल संपत्ति, तो जंगम संपत्ति के करस्थान द्वारा या विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है, और ऐसी अन्य संपत्ति उसकी अधिकारिता से बाहर है तो उस आदेश में कुर्की और विक्रय का प्राधिकृत होगा जब वह मजिस्ट्रेट पृष्ठांकित कर दिया जाता है। यानी कि यदि वह चल संपत्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर है, मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बाहर है, तो वह ऐसी संपत्ति को पृष्ठांकित करते हुए अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसी संपत्ति है उसको वो जो है ऐसा कुर्की या वारंट भेज देगा ताकि उस संपत्ति से जो है वसूली की जा सके खर्चे की। तो पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्की की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है। यानी कि जो संपत्ति ऐसी है जो उस व्यक्ति के घर पर, उस व्यक्ति के द्वारा जो है किसी अन्य स्थान पर भेज दी गई है और अन्य स्थान पर जो है इस मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नहीं है, तो जिस मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता है उस मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंतर कुर्की की जा सकेगी या उस संपत्ति को अपनी स्थानीय अधिकारिता में मंगाया जा सकेगा। इसके लिए ऐसा आदेश कर दिया जाता है ताकि उस संपत्ति से खर्चे की वसूली हो सके। पॉइंट नंबर 3 बता दिया गया कि इस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई किसी भी बात के लिए, किसी भी बात के बारे में कोई वाद न होगा। यानी कि किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि कोई ऐसा आदेश किया गया है और वह आदेश जो है सद्भावना पूर्वक किया गया है, कोई भी कार्य किसी व्यक्ति द्वारा यदि किया गया है और वह कार्य सद्भाव पूर्वक है, तब ऐसे समय में उस मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कहता है पॉइंट नंबर 3। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 141 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।